देर रात का गर्ल्स हॉस्टल। गलियारों में फुसफुसाहटें, किसी के जोर से हंसने की आवाज या फिर बाथरूम से आती बाल्टी गिरने की आवाजें। ये सब बहुत आम है। हाँ, बिल्कुल आम। लेकिन रात के 2:30 बजे के बाद सब कुछ खामोश हो जाता है। एक अजीब सी गहरी खामोशी, सिवाय एक कमरे के, कमरा नंबर 309। आज की हमारी पड़ताल का जरिया एक छोटी लेकिन बहुत असरदार डरावनी कहानी है जिसका नाम है कमरा नंबर 309 की लड़की। इस कहानी के जरिए हम ये समझेंगे कि डर पैदा करने वाले वो कौन से साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स हैं, वो कौन सी लिखने की तकनीकें हैं जो हमें इतना बेचैन कर देती हैं। बिल्कुल सही कहा। हमारा मकसद कहानी को सिर्फ दोहराना नहीं, बल्कि उसकी क्या कहते हैं, चीर फाड़ करना है। हाँ, एक तरह से विश्लेषण करना। ये समझना है कि कैसे शब्दों से एक ऐसा माहौल बनाया जाता है जो हमारे दिल की धड़कनें तेज कर देता है। हर डरावनी कहानी एक तरह की मशीन होती है और आज हम उसके पुर्जे खोलकर देखेंगे कि ये काम कैसे करती है। साल पहले आरोही नाम की एक लड़की वहाँ रहती थी। बहुत शांत, हमेशा अपनी किताबों में खोई रहने वाली। फिर एक सर्दियों की रात वो अचानक गायब हो गई। और यहीं पर कहानीकार हमें 2 अलग-अलग सच देता है। एक है वार्डन का आधिकारिक बयान, जो कि है कि आरोही हॉस्टल छोड़कर चली गई, मामला खत्म। और दूसरा है उस फ्लोर पर रहने वाली लड़कियों की कानाफूसी, उनका यकीन कि वो आज भी उसे रोते हुए सुनती है। हाँ, और यही कहानीकार डर का पहला और सबसे जरूरी नियम इस्तेमाल कर रहा है। क्या है वो? एक भरोसेमंद आधिकारिक सच को एक डरावनी अफवाह से टकराना। जब सिस्टम यानी वार्डन कुछ कहे और लोग यानी लड़कियां कुछ और महसूस करें, तो हमारा दिमाग हमेशा उस अनकही डरावनी फुसफुसाहट पर यकीन करने लगता है। अच्छा, क्योंकि हमें लगता है कि सच को दबाया जा रहा है। बिल्कुल, ये एक मनोवैज्ञानिक दाव है। और वो बंद कमरा, वो तो जैसे उस दबे हुए सच का प्रतीक बन जाता है। सही बात है। बंद दरवाजा हमेशा खुले दरवाजे से ज्यादा डरावना होता है। एकदम, क्योंकि उसके पीछे हमारी कल्पना कुछ भी बना सकती है। यहाँ कमरा नंबर 309 सिर्फ एक जगह नहीं है, वो खुद एक किरदार है। एक ऐसा किरदार जो सारे राज अपने अंदर समेटे हुए है और सही वक्त का इंतजार कर रहा है। चलिए अब कहानी में उस रात पर चलते हैं जब ये दरवाजा खुला। एंट्री होती है 4 दोस्तों की, मीरा, सना, काव्या और ऋतु। ये एक बर्थडे पार्टी से देर रात लौट रही हैं। जाहिर है माहौल हल्का है, वो खुश है और शायद इसीलिए थोड़ी निडर भी। तभी सना मजाक में कहती है, चलो 309 चेक करते हैं। हाँ, ये डेयर या हिम्मत दिखाने वाली चुनौती, ये हॉरर कहानियों का एक बहुत अहम हिस्सा है। किरदार जानते बूझते हुए एक ऐसी सीमा को लांघते हैं जिसे उन्हें पार नहीं करना चाहिए। और उस एक मजाक से हवा में सब कुछ बदल जाता है, सब जम सी जाते हैं। लेकिन मीरा, जिसे कहानी में बहादुर बताया गया है, वो आगे बढ़ती है और उस कमरे के ठंडे दरवाजे के हैंडल को छूती है। और यही एक ट्विस्ट आता है। हाँ, कहानी में एक अजीब अनअपेक्षित मोड़ आता है। दरवाजा बंद नहीं था, वो अपने आप एक हल्की सी क्लिक की आवाज के साथ खुल गया। ये बहुत चालाकी से लिखा गया है। अगर वो दरवाजा तोड़ती तो कंट्रोल उनके हाथ में होता। सही। लेकिन दरवाजे का अपने आप खुल जाना इस बात का संकेत है कि अब कंट्रोल उनके हाथ में नहीं रहा। ऐसा लगता है जैसे वो कमरे में नहीं जा रही, बल्कि कमरा खुद उन्हें अंदर बुला रहा है। बिल्कुल। यहीं से किरदारों की जो एजेंसी है वो खत्म होनी शुरू हो जाती है। तो वो कमरे में दाखिल होते हैं और पहली चीज जो उन्हें अजीब लगती है वो है बिस्तर। धूल भरे वीरान कमरे में बिस्तर एकदम साफ है। चादर पर एक भी सिलवट नहीं, जैसे कोई अभी अभी उठकर गया। और यहीं से बेचैनी शुरू होती है। इसे कॉन्ट्रडिक्शन इन द एनवायरनमेंट या माहौल का विरोधाभास कहते हैं। अच्छा। दिमाग को 2 विरोधी सिग्नल मिलते हैं। कमरा वीरान है लेकिन बिस्तर इस्तेमाल हो रहा है। दिमाग इस पहेली को सुलझा नहीं पाता और नतीजा होता है एक अनजाना डर। मतलब वो साफ सुथरा बिस्तर असल में एक जाल था। और फिर उन्हें दीवार पर कुछ ऐसा दिखता है जो वहाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। खरोच के निशान। हाँ, और सबसे डरावनी बात ये थी कि ये निशान ताज़ा थे। अब देखिए डर कैसे बढ़ रहा है। बंद कमरा एक पैसिव थ्रेट था, साफ बिस्तर एक बेचैन करने वाला खतरा था, लेकिन ताज़ा खरोच के निशान ये इस बात का सबूत है कि खतरा एक्टिव है, कि कमरे में कोई और मौजूदगी है। हाँ, जो जिंदा है और शायद खतरनाक भी। और ठीक उसी पल जैसे ही ये एहसास उन पे हावी होता है, उन चारों के फोन का सिग्नल एक साथ चला जाता है
और उनके पीछे दरवाजा जोर से धड़ाम से बंद हो जाता है। अब वो फंस चुकी हैं। यहाँ पर कहानीकार ने उन्हें दुनिया से पूरी तरह काट दिया है ना। हाँ, और ये एक क्लासिक प्रेशर कुकर सिचुएशन है। बाहर निकलने का रास्ता बंद करके डर को किरदारों के अंदर ही बढ़ाया जाता है जब तक कि वो फट ना जाए। और अब तक जो सिर्फ महसूस हो रहा था वो सुनाई देने लगता है। कमरे में रखी अलमारी के अंदर से खरोचने की आवाज आने लगती है, पहले धीरे, फिर तेज, और फिर बहुत गुस्से में, जैसे कोई बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा हो। यहाँ डर का एक और सिद्धांत काम कर रहा है। अनजाना डर हमेशा देखे हुए डर से ज्यादा खौफनाक होता है। हमें नहीं पता कि अंदर क्या है, कौन है, जानवर है या इंसान, और हमारी कल्पना उस खाली जगह को सबसे भयानक चीजों से भर देती है। माहौल इतना तनाव भरा है कि सना कांपती हुई आवाज में मीरा से पूछती है, मीरा बताओ ये तुम्हारे नाखून है? वो एक आखिरी कोशिश करती है इस डर को कोई तर्क देने की, लेकिन मीरा सिर्फ ना में सिर हिला देती है। और तभी उस खरोचने की आवाज के बीच अलमारी के अंदर से एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, एक सवाल। तुम वापस क्यों आई? सच कहूँ तो ये सवाल ये उन खरोंचों से ज्यादा डरावना है। बिल्कुल, ये एक बेहतरीन सवाल है और यही इस कहानी को खास बनाता है। ये इसे एक रैंडम हॉन्टिंग, मतलब एक आम भूत प्रेत की कहानी होने से बचाता है। कैसे? ये सवाल कहानी में एक हिडन हिस्ट्री या छिपे हुए अतीत की परत जोड़ देता है। इसका मतलब है कि जो हो रहा है वो बेवजह नहीं है, इसका कोई कनेक्शन है। मुझे यही बात समझ नहीं आई। अगर आरोही की आत्मा को बदला ही लेना था तो उसने ये सवाल क्यों पूछा? इससे तो लगता है जैसे वो उनमें से किसी को पहचानती थी। हो सकता है उन लड़कियों में से कोई एक आरोही के गायब होने की वजह हो। कहानीकार ने जानबूझकर ये धागा अधूरा छोड़ दिया है ताकि डर हमारे दिमाग में कहानी खत्म होने के बाद भी चलता रहे। और फिर बहुत धीरे धीरे इंच दर इंच अलमारी का दरवाजा अपने आप खुलने लगता है। अंदर से एक लड़की बाहर निकलती है। उसके बालों ने उसका पूरा चेहरा ढका हुआ है। उसने वही हॉस्टल की यूनिफॉर्म पहनी हुई है, लेकिन वो फटी हुई है, उस पर अजीब से दाग है। अब डर का स्तर फिर बदलता है। अनजाना डर अब एक जाना पहचाना रूप ले लेता है, एक लड़की का। हाँ, लेकिन ये जानना डर को कम नहीं करता, बल्कि और बढ़ा देता है, क्योंकि अब खतरे से भागा नहीं जा सकता, उसका सामना करना पड़ेगा। सही। लड़कियों की हालत खराब है। सना हिम्मत करके फुसफुसाती है, आरोही। वो लड़की धीरे से अपना सिर ऊपर उठाती है और जो लड़कियां देखती हैं, क्या देखती हैं? उसकी आंखें खोखली थीं, पूरी तरह से काली, और वो एक ऐसे मुंह से मुस्कुराई जिसके कोने सिले हुए थे। और ये सिला हुआ मुंह सिर्फ एक डरावनी इमेज नहीं है, ये फोर्स्ड साइलेंस या जबरदस्ती की खामोशी का प्रतीक है। मतलब? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, आरोही को किसने चुप कराया? क्या वो कोई ऐसा राज जानती थी जिसे दबा दिया गया? डर तब और गहरा हो जाता है जब वो अन्याय से जुड़ जाता है। अब ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं, बल्कि शायद एक कत्ल की कहानी बन जाती है। बिल्कुल। फिर वो अपना हाथ उठाकर चारों लड़कियों की तरफ इशारा करती है और एक ठंडी बेजान आवाज में फुसफुसाती है, रुक जाओ, मेरे साथ रुक जाओ। उसी पल कमरे की लाइटें जोर जोर से झिलमिलाने लगती हैं और फिर अंधेरा छा जाता है। और जब सब कुछ शांत होता है तो कमरे से सिर्फ 3 लड़कियां चीखते हुए बाहर भागती हैं। कहानी का ये हिस्सा भी बहुत प्रभावी है। उसका ये कहना कि मेरे साथ रुक जाओ, ये दिखाता है कि वो आत्मा अकेली है, वो बदला नहीं साथ चाहती है। हाँ, ये उसे और भी ज्यादा दुखद और डरावना बना देता है। लेकिन सबसे बड़ी चालाकी ये है कि कहानीकार ये कभी नहीं बताता कि कौन सी लड़की पीछे रह गई। हाँ, ये बात मुझे भी बहुत परेशान कर रही थी, क्यों नहीं बताया गया? क्योंकि अनिश्चितता डर को कई गुना बढ़ा देती है। अगर हमें पता होता कि मीरा पीछे रह गई तो हम उसके लिए दुखी होते, लेकिन जब हमें पता ही नहीं है तो हम चारों के लिए डरते हैं। वो खाली जगह, वो सवाल दिमाग में जाके अटक जाता है एकदम, और आप खुद उस कहानी को पूरा करने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसका अंत शायद शुरुआत से भी ज्यादा परेशान करने वाला है। वार्डन का वही पुराना आधिकारिक बयान फिर से सामने आता है, लेकिन इस बार एक नए मोड़ के साथ। क्या? कि मीरा भाग गई और उसके माता पिता ने कभी कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। ये तो सरासर झूठ लगता है, और ये झूठ इस बात की पुष्टि करता है कि सिस्टम यानी हॉस्टल का प्रशासन खुद इस राज को दबाए रखने में शामिल है। वो इस पर पर्दा डाल रहा है। हाँ, ये डर को और भी ज्यादा वास्तविक बना देता है, क्योंकि अब ये सिर्फ एक भूत का डर नहीं, बल्कि एक भ्रष्ट सिस्टम का भी डर है। और हॉस्टल में एक और बड़ा बदलाव आया है। रात के 2:30 बजे तीसरी मंजिल की लड़कियां अब कमरा नंबर 309 से किसी के रोने की नहीं,
बल्कि हंसने की आवाज सुनती है। हाँ, जैसे दो लोग मिलकर हंस रहे हों। ये कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ है। रोना दुख और अकेलेपन का प्रतीक था, हंसी वो इस बात का प्रतीक है कि आरोही अब अकेली नहीं है। उसे एक साथी मिल गया है। बिल्कुल, ये डर को एक अंतहीन चक्र में बदल देता है। कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नए और ज्यादा डरावने अध्याय की शुरुआत हुई है। और कहानी का अंत सबसे खौफनाक दृश्य पर होता है। कभी कभी जब लड़कियां हिम्मत करके उस दरवाजे के पीपहोल से अंदर झांकती हैं, तो वो कसम खाकर कहती हैं कि उन्हें अंदर से 2 लड़कियां वापस घूर रही होती हैं। ये अंतिम छवि कहानी के सारे बिखरे हुए धागों को एक साथ जोड़ देती है। पीपहोल में 2 लड़कियों का दिखना इस बात की सीधी सीधी पुष्टि करता है कि अब कमरे में 2 आत्माएं हैं। तो एक तरह से कहानी एक दुखद अंत पर नहीं, बल्कि एक जारी रहने वाले आतंक पर खत्म होती है। बिल्कुल, और ये संदेश देती है कि कमरा नंबर 309 का राज बना रहेगा और शायद समय समय पर नए शिकार भी बनते रहेंगे। तो हमने देखा कि कैसे ये कहानी माहौल बनाने, मनोवैज्ञानिक दांवपेच और कुछ खास डरावनी छवियों का इस्तेमाल करके एक बहुत गहरा असर छोड़ती है। इसका अनसुलझा अंत इसे वाकई यादगार बना देता है। सही बात है। ऐसी कहानियां हमारे सबसे आम और गहरे डरों को छूती हैं। अनजाने का डर, अकेलेपन का डर और एक बंद जगह में फंस जाने का डर। ये कहानी बहुत कुछ हमारी कल्पना पर छोड़ देती है और यही चीज इसे और भी ज्यादा डरावना बना देती है। जो दिखाया नहीं गया वो दिखाए गए से कहीं ज्यादा खौफनाक होता है। एकदम। और अंत में एक विचार, कहानी का अंत कमरे में 2 लड़कियों की हंसी के साथ होता है। उनकी ये हंसी किस बात का प्रतीक है? क्या ये एक नई दोस्ती की खुशी है या किसी और भयावह जीत का जश्न है? और सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब कभी नहीं मिला, अलमारी से पूछी गई वो बात, तुम वापस क्यों आई? क्या उन 4 लड़कियों में से किसी एक का आरोही के अतीत से, उसके गायब होने से कोई ऐसा संबंध था जो हमें कभी पता ही नहीं चला? क्या मीरा ही वो वजह थी या कोई और? ये एक ऐसा सवाल है जो कहानी खत्म होने के बहुत बाद तक भी दिमाग में घूमता रहता है, और यही एक अच्छी डरावनी कहानी की पहचान है।